मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इसके कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन और हिंट देखेंगे। हम लोग इसके पहले भी कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे। ये हमारा तीसरा पार्ट है। यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.23 से। देखिए क्वेश्चन ये दे रहा है कि सॉल्यूशन के पेयर दिए हुए हैं एन हेक्सेन, एन ऑक्टेन, दूसरा है आयोडीन एंड क्लोरोफॉर्म, तीसरा है सोडियम क्लोरेट और वाटर, और चौथा है मिथेनॉल और एसीटोन। हम लोग ये कहे थे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के बीच इंटरैक्शन होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरैक्शन होते हैं, सॉल्वेंट के बीच इंटरैक्शन होते हैं। आपको इसमें ये बताना है कि ये सॉल्यूट हो गए और एक इसमें सॉल्वेंट होगा, इनके बीच किस तरह का इंटरैक्शन होता है। तो देखो सबसे पहला ये हमारा एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन है। देखिए हेक्सेन और ऑक्टेन दोनों हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें सिर्फ एक तरह के ही बॉन्ड होंगे जिनको नाम देते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ये कहो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम मानते हैं क्या, मानक बंध मानते हैं। ये मानते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी समान होगी, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, ये नॉन पोलर होंगे। तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन दोनों हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होंगे। तो ये हो जाएगा एन हेक्सेन, ये हमारा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। साथ में ही एन ऑक्टेन ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे नॉन पोलर होंगे। यानी इनके बीच कोई किसी तरह के डाइपोल या आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जानते हैं कि नॉन पोलर नॉन मेटल के बीच जो इंटरैक्शन होते हैं इसको हम लोग का क्या नाम देते हैं, वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं, या फिर इसको ये भी कहते हैं, ये कहते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स कहते हो, या फिर ये कहलाता है वंडरवाल्स फोर्स कहलाता है। ये जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स होते हैं ये किस तरह से अपीयर हो जाते हैं। मान लो एन हेक्सेन में इसमें कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, कार्बन का भी न्यूक्लियस होगा, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस होगा, कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से एक कंपाउंड के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूसरे कंपाउंड के न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन से ये क्या करते हैं, म्यूचुअल इंटरैक्शन शो करते हैं। और इस तरह के फोर्स को नाम देते हो लंदन डिस्पर्सन फोर्स या फिर वंडरवाल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से इसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स या फिर वंडरवाल फोर्स ये जो होंगे ये इंटरैक्शन के फोर्स होंगे। दूसरा है हमारा आयोडीन एंड CCl4। देखिए आयोडीन हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी हमारे क्या होंगे, ये नॉन पोलर होंगे। तो यहाँ भी आयोडीन भी हमारा नॉन पोलर और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जो होंगे ये नॉन पोलर है। तो फिर इनके बीच भी जो इंटरैक्शन होगा ये इंटरैक्शन सेम होगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, या फिर इसको कह सकते हो ये हो जाएगा आपका वंडरवाल फोर्स के बराबर होगा। यही इंटरैक्शन इसमें भी काम करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है NaClO4 एंड वाटर। अब देखो इसमें किस तरह के इंटरैक्शन होंगे। ये हो गए, ये आयोनाइज होकर देगा क्या, Na प्लस ClO4 माइनस, यानी NaClO4 ये क्या होंगे, ये आयोनाइज होंगे। दूसरा वाटर में हम ये जानते हैं कि जल का स्ट्रक्चर ये होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होगी
तो ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें हो गए क्या, आयंस, और इसमें हो गया क्या, ये हो गया डाइपोल। तो ये हो जाएगा आयंस डाइपोलर इंटरैक्शन। इसमें क्या होंगे, ये जो इंटरैक्शन होंगे आयंस और डाइपोल के बीच में होगा, तो ये कहलाएगा क्या, आयंस डाइपोलर इंटरैक्शन होंगे। चौथा हमारा ये था मिथेनॉल, चौथा था देखो मिथेनॉल एंड एसीटोन। अब देखिए मिथेनॉल हो गया क्या, CH3OH, ये हो गए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, और एसीटोन और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एसीटोन होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये होंगे पॉजिटिव, ये होंगे निगेटिव। ये हो गया डाइपोल, ये हो गया क्या, डाइपोल, ये हो गया देखो डाइपोल, ये भी बन गया क्या, डाइपोल। तो इनके बीच जो इंटरैक्शन होगा ये होगा डाइपोलर इंटरैक्शन। तो इनके बीच जो इंटरैक्शन होगा वो होगा डाइपोलर इंटरैक्शन। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 2.24। क्वेश्चन नंबर है 2.24। देखिए हम क्वेश्चन को एक बार लिख भी देते हैं ताकि अगर आप जब पढ़िएगा, हो सकता है कि आपके पास उस समय बुक उपस्थित नहीं हो, तो ये क्वेश्चन आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट interaction, arrange the following in order of increasing solubility, in order of increasing solubility in an octane, in normal octane। और ये कहता है कि आप इसको एक्सप्लेन भी कीजिए। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन, पहला, दूसरा हो जाएगा KCl, तीसरा हो जाएगा CH3OH, और चौथा हो जाएगा CH3CN। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग जो मेन नियम यूज करते हैं वो नियम ये है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी के और भी छोटे छोटे नियम हैं कि जैसे मान लो कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है तो वो क्या होगा, उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है ये सॉल्यूट हमारा क्या होगा, एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट हमारा क्या है, एन ऑक्टेन है। और ये एन ऑक्टेन हमारा क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर होगा तो जो सॉल्यूट नॉन पोलर होंगे वो क्या होंगे, इसमें सॉल्युबल होंगे। सबसे पहला देखो साइक्लोहेक्सेन, ये होता है क्या, नॉन
पोलर, तो नन पोलर है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ये क्या होंगे, साइक्लोहेक्सेन। सॉल्वेंट हमारा क्या था, नन पोलर है, ये कर लिखते हैं एन ऑक्टेन, यानी एन ऑक्टेन में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। दूसरा देखो पोटासियम क्लोराइड, ये आयोनाइज होकर देता है K++Cl-, ये हमारा क्या होगा, पोलर सॉल्यूट होगा। तो पोलर सॉल्यूट नन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो पोटासियम क्लोराइड जो होंगे ये क्या होंगे, ये एन ऑक्टेन में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब देखिए यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक है, तो ऑक्सीजन पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। यहां भी देखो कार्बन पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर चार्ज हो जाएगा क्या, नेगेटिव। तो ये भी हमारा क्या होता है, पोलर है, ये भी हमारा क्या है, पोलर है। लेकिन इसमें जो पोल का फॉर्मेशन होता है ये कब होता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिसकी पोलैरिटी अधिक होगी वो हमारा क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा, और जिसकी पोलैरिटी अधिक होगी वो हमारा क्या होगा, ये पोलैरिटी अधिक होगी वो कम सॉल्युबल होगा, और जिसकी पोलैरिटी कम होगी वो अधिक सॉल्युबल होगा। अब देखो ये तो सॉल्युबल हो गया, ये इनसॉल्युबल हो गया। अब इसमें जो पोल का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण हुआ, और इसमें क्या हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के कारण। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए मिथेनॉल पर जो पोल का फॉर्मेशन होता है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। ये क्या हो जाएगा, आपका मोर पोलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस पोलर। तो नन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट में नन पोलर सॉल्यूट अधिक घुलनशील होंगे। तो सबसे पहला तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, इसके बाद ये हो जाएंगे CH3CN, इसके बाद हो जाएगा क्या, मिथाइल एल्कोहल। इसकी पोलैरिटी कम, इसकी पोलैरिटी अधिक, तो जिसकी पोलैरिटी कम होगी वो अधिक सॉल्युबल होगा। और लास्ट में बच जाएंगे क्या हमारे, KCl, ये हाईली सॉल्युबल होंगे, सॉरी हाईली इनसॉल्युबल होंगे, ये नॉर्मल ऑक्टेन में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है 2.25। यह भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। कहता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड 2.25, ये कहता है अमॉन्ग द following compound, among the following compound identify which are insoluble, comma partially soluble, partially soluble and soluble and highly soluble, highly soluble in water। देखिए इसमें पहला दे रहा है फेनॉल, दूसरा दे रहा है टॉलुइन, तीसरा आपका दे रहा है फॉर्मिक एसिड, चौथा दे रहा है इथिलीन ग्लाइकॉल, पांचवा दे रहा है क्लोरोफॉर्म, और छठा दे रहा है पेंटेनॉल। अब अभी हमने देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था
कि हमारा सॉल्वेंट था एन ऑक्टेन और एन ऑक्टेन हमारा नॉन पोलर था, लेकिन इसमें सॉल्युबिलिटी देखना है किसमें, वाटर में। और वाटर हमारा क्या होता है, ये होता है पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट क्या होंगे, ये डिसॉल्व करेंगे। सॉल्युबिलिटी का एक और केस होता था, और ये केस होता था कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता था तो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते थे। अब देखो सबसे पहला ये है हमारा क्या, फेनॉल। अब देखिए फेनॉल की स्थिति ये है, ये हो गया हमारा OH, ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। अब इसको क्या करोगे, जल में डालोगे तो फेनॉल जो होंगे ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, ये जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, या ये हमारे क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं, लेकिन इनकी पोलैरिटी क्या होगी, ये कम होगी, और इसलिए ये जल में क्या होते हैं, ये होंगे पार्शियली सॉल्युबल होंगे। दूसरा देखो ये हो गया हमारा क्या, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये हमारा क्या होता है, ये कंपाउंड होंगे नॉन पोलर। तो ये हो जाएंगे क्या, अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होंगे या डिसॉल्व करेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये होगा इनसॉल्युबल। नेक्स्ट होता है फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड हमारा ये हो गया, फॉर्मिक एसिड कहते हैं जो जल में घुलकर H+ दे, ये भी हमारा क्या होता है, पोलर पार्ट होता है। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो ये हो जाएगा आपका हाईली सॉल्युबल। इसके बाद नेक्स्ट होता है क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल ये हो गया CH2OH, ये भी हो गए CH2OH। ये क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे जल के साथ, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, हाईली सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट होता है क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होते हैं CHCl3, ये क्या होते हैं, लगभग होंगे क्या, नॉन पोलर, इसलिए ये हो जाएंगे आपके इनसॉल्युबल। और देखो पेंटेनॉल, ये होगा CH3 CH2 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 CH2OH। अब देखिए पेंटेनॉल में दो पार्ट होते हैं, ये हो जाएगा आपका पोलर पार्ट और ये हो जाएगा आपका क्या, नॉन पोलर पार्ट। तो यहां पर पोलर पार्ट क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, या ये कहो कि नॉन पोलर पार्ट जो होते हैं ये क्या होंगे, ये डोमिनेट करते हैं, और डोमिनेट करने के कारण ये क्या होंगे, ये हायर अल्कोहल, ये जल में क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप ये डोमिनेट कर जाएंगे किस पर, पोलर पार्ट पर डोमिनेट कर जाएंगे, इसलिए पेंटेनॉल भी जल में इनसॉल्युबल होंगे। अब इस तरह से हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन देखेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल में। ये तो थ्योरेटिकल एजम्पशंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 2.26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.26 ये हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2.26। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि इफ द डेंसिटी ऑफ
if the density of same lake of some lake water is 1.25 gram per milliliter and contains 92 gram of Na plus iron per kilogram of water. Calculate the molality of Na plus iron इन लेक। ये कहता है कि कोई झील या लेक का वाटर है जिसकी डेंसिटी दे रहा है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर और इसमें 92 ग्राम क्या है, ये है सोडियम आयन है और आपको बताना है 92 ग्राम सोडियम आयन पर 1000 किलोग्राम वाटर में उपस्थित है, तो आपको बताना है मोलालिटी। तो देखो ये जानते हो कि मोलालिटी बराबर होता है क्या कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा। तो देखिए हम निकालते हैं इसका मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी क्या था, सॉल्यूट हमारा क्या है Na+ या सोडियम आयन, तो इसका वेट हो गया देखिए 92, सोडियम का मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट होता है 23, ये हो गया क्या सोडियम के मोलों की संख्या इनटू कितने में काउंट करना है 1000 ग्राम में, और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम दे रहा है, ये भी हो गया 1000। अब इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 4, यानी इस सॉल्यूशन इसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका क्या होगा 4m होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.27। ये कहता है कि इफ द solubility product of CuS copper sulfide is 6 into 10 to the power -10। अब ये कहता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में एक नया टर्म आ रहा है, ये टर्म है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। देखो जैसे मान लो कोई एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो या लेस अमाउंट में सॉल्युबल सॉल्ट हो, मान लीजिए AgCl है। अब AgCl सॉलिड अगर आयोनाइज होंगे तो ये होगा क्या Ag++Cl-। अब यह है कि सिल्वर क्लोराइड ये पार्शियली आयोनाइज होता है, या ये कहो ये बहुत कम मात्रा में जल में घुलनशील होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, और उस स्थिति में जो AgCl की मात्रा होगी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी AgCl के मोल की संख्या पर लीटर इन सॉल्यूशन, या ये कहो कि इसकी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में, वही इसका क्या होगा, मोलारिटी होगा। जब ये
आपको आ जाएंगे किसमें, जब ये आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में, तो इस पर ये करते हैं, ये देखो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हो जाएगा K बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये होगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस, और इसी को नाम देते हो क्या, KSP। ये हो जाएगा आपका, यही कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यही आपका कहलाएगा क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो ये सॉल्यूट हमारा क्या है, CuS है, ये आयोनाइज होकर देगा Cu2 प्लस प्लस, ये हो जाएगा S2 माइनस, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी, लेट सॉल्युबिलिटी इज S, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा KSP बराबर ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू S2 माइनस, और KSP बराबर होगा S, ये भी हो गया S, ये भी हो गया क्या S। तो अब यही निकालना है, KSP बराबर होगा S², ये होगा S बराबर हो जाएंगे अंडर रूट KSP। यही हमारा सॉल्युबिलिटी भी होगा और मैक्सिमम क्या होगा, मोलारिटी भी होगा। KSP का मान रखो, KSP का मान दे रहा है कितना, 6 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 2.45 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका मैक्सिमम मोलारिटी भी होगा, और अगर सॉल्युबिलिटी भी काउंट करना हो तो यही जो होंगे इसके क्या होंगे, ये सॉल्युबिलिटी भी होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2.28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.28, क्वेश्चन है 2.28। देखो ये कहता है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। देखो एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है C9H8O4 इज इन एसिटोनाइट्रिल CH3CN when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of एसिटोनाइट्रिल। देखो ये जो एस्पिरिन है, ये व्यापारिक नाम डिस्पिरिन के नाम से भी जो होंगे ये सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत बड़े एंटी एनाल्जेसिक होते हैं या दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कहता है कि एस्पिरिन एसिटोनाइट्रिल में सॉल्युबल है, और ये बताता है कि 6.5 ग्राम एस्पिरिन इसमें डिसॉल्व है, 450 ग्राम किसमें एसिटोनाइट्रिल में डिसॉल्व है। आपको बताना है क्या, इसका मास परसेंट बताना है। तो ये होता है, याद करो, ये हम देखे थे मास परसेंट,
ये बराबर होता था, याद कीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो मान का सब्स्टिट्यूशन करो। सॉल्यूट हो गया क्या 6.5, सॉल्यूशन हो गया क्या 6.5। देखो ये क्या हो गया ग्राम सॉल्यूट, और ये हो जाएंगे 450 हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे सॉल्वेंट। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1.424%। ये हो जाएगा क्या, ये मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन इन एसिटाइलोनाइट्रिल, ये इसमें सॉल्युबल होंगे या ये इसका कंसंट्रेशन होगा। नेक्स्ट हो जाएंगे 2.29। अब देखो 2.29 है, ये है नारोल्फेन। देखो ये एक तरह का एल्केनॉइड होता है, ये है C19H21NO3, सिमिलर टू मॉर्फिन, सिमिलर टू मॉर्फिन, is used to combat withdrawal symptoms of narcotic user. Dose of nalorphine generally gives 1.5 milligram. Calculate 1.5 into 10 to the power minus 3 m aqueous solution required for above dose। अब देखिए ये कहता है एक एल्केनॉइड है और ये एल्केनॉइड है नालोरफेन। ये नालोरफेन ये सब्स्टिट्यूट होता है किसका, मॉर्फिन का। तो मॉर्फिन ये हमारे क्या होते हैं, ये एनाल्जेसिक होते हैं, या ये कहो कि ये ऐसे एनाल्जेसिक होते हैं जब मान लीजिए दर्द बहुत अधिक होता है, उस समय इस मॉर्फिन का यूज किया जाता है। और ये मॉर्फिन जो होते हैं इनका एडिक्शन भी होता है। चूंकि नालोरफेन ये मॉर्फिन का सब्स्टिट्यूट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नार्कोटिक यूज का भी हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये एनाल्जेसिक भी होंगे, साथ साथ इनका क्या होगा, ये नार्कोटिक यूज में भी होंगे क्योंकि इनका एडिक्शन होता है। अब ये कहता है कि कोई सिम्टम या कम्बैट विथड्रॉवल सिम्टम ऑफ नार्कोटिक यूजर। नार्कोटिक यूजर कहते हैं कि जो ड्रग्स या दवा यूज करते हैं, नींद की दवा या नशे की दवा यूज करते हैं, उसको नाम देते हो नार्कोटिक यूजर। तो इसके लिए नालोरफेन इसका डोज है कितना, 1.5 मिलीग्राम, और आपके पास जो इसका सॉल्यूशन है ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको ये बताना है कि अगर हम किसी पेशेंट को 1.5 मिलीग्राम अगर डोज देना है तो इस सॉल्यूशन का कितना भाग या कितना जो होगा ये देंगे, ताकि इसको 1.5 मिलीग्राम नालोरफेन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले देखो इसका ये निकालते हैं, पहले निकालो मोलर मास।
तो मोलर मास सूत्र हो गया C19H21NO3। देखिए ये हो गया 12 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 21, नाइट्रोजन का हो गया कितना 14, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 3। यह सॉल्व करोगे ये होगा 311 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए इसका मोलारिटी दे रहा है कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 m। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट contains 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। ये क्या होगा, ये रखेगा नैलोरफेन रखेगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया मोल। अब ये करते हैं कि मोल को क्या करोगे मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दोगे तो ग्राम आ जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ये होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, मॉलिक्यूलर वेट हो गए कितने, ये हो गया क्या 311। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.467 ग्राम, या 1000 से क्या करो भाग दे दो तो ये हो जाएगा 467 मिलीग्राम। इसका मतलब क्या है कि इतना मिलीग्राम किसमें है 1000 ग्राम में है, और हमको चाहिए था कितना 1.5 मिलीग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि 467, ये हो जाएंगे 467 मिलीग्राम। ये क्या होगा नैलोरफेन प्रेजेंट इन किसमें होगा इन 1000 ग्राम में, इसलिए एक कितने में होगा 1000 अपॉन 467, 467 में नहीं, एक गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ ये हुआ कि देखिए 1000 ग्राम ये हमारा सॉल्वेंट है, तो पहले निकाल लो तुम क्या मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हो गया कितना 1000, सॉल्यूट हो गया कितना 0.467, ये हो गया 100.467 ग्राम, ये चीज बच गया था। अब ये होगा, अब ये लिख सकते हो 0.467 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100.467 ग्राम सॉल्यूशन, और इसलिए हमको चाहिए कितना, ये हो जाएगा मिलीग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, 1.5 फोर्स मिलीग्राम। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1000 बाई 467 इंटू 1.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3.12 ग्राम। यानी इसका डोज क्या हो गया कि अगर ये जो सॉल्यूशन था इसका हम 3.12 ग्राम अगर देते हैं तो पेशेंट को 1.5 मिलीग्राम नैलोरफेन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2.29। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.30। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.30, ये क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.30 ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड
required to preparing 250 milliliter of 0.15 m solution in methanol। देखो ये कहता है कि बेंजोइक एसिड इसका सॉल्यूशन बनाना है किसमें, ये बनाना है मिथेनॉल में। तो कहता है कि कितना बेंजोइक एसिड की मात्रा, कितने बेंजोइक एसिड की मात्रा की आवश्यकता होगी यदि हम 250 मिलीलीटर बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन मिथेनॉल में बनाते हैं, जिसकी मोलारिटी होगी कितनी, 0.15 m। अब देखो सबसे पहले ये निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड होता है CH6H5COOH। तो ये हो गया 12 × 6 + 1 × 5 + 12 16 × 2 + 1, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। अब देखो ये होता है क्या, मोलारिटी। मोलारिटी बराबर क्या होता था, मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब वैल्यू रखो, मोलारिटी क्या है 0.15, मोल बराबर होता है क्या, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। देखिए वेट हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया क्या 122 इंटू 1000, सॉल्यूशन कितना बनाना है 250, इसलिए ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर ये कहो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये होगा 4.754 ग्राम। इतना ग्राम अगर बेंजोइक एसिड 250 ग्राम सॉल्वेंट या मिथेनॉल में मिलाया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेंगे इसकी का स्ट्रेंथ हो गया 0.15 m। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.30। ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.31। नेक्स्ट कहता है, ये कहता है कि द डिस्पर्सन या द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given above, explain। ये कहता है कि 3 एसिड हैं, एक है एसिटिक एसिड, दूसरा है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और तीसरा है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ये कहता है कि इसकी मात्रा क्या लेते हैं, सेम अमाउंट, जितना एसिटिक एसिड उतना ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड उतना
फ्लोरो एसिटिक एसिड। जल में हम लोग क्या करते हैं, इसको घुलाते हैं, यानी सबका मोल क्या है, समान लेते हैं। अब ये कहता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है वो किसमें होता है, सबसे अधिक डिप्रेशन किसमें होगा, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड में। देन क्या होगा, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में, और इसके बाद हो जाएगा क्या, एसिटिक एसिड में। इसी क्रम में इंक्रीज करता है। तो आपको ये बताना है कि इसका कारण क्या है। देखो, सबसे पहला तो चीज ये है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। जिसके केस में सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या अधिक होगी वो क्या होगा, उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, और जिसके लिए सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या कम होगी उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इसका डिप्रेशन सबसे अधिक, यानी जब इसको हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस समय इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सबसे अधिक होना है, जबकि एसिटिक एसिड में सबसे कम। देखिए ये सारे क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं, और एसिड को ये कहते हो कि जल में ये डालने पर ये क्या होंगे, ये आयोनाइज होंगे। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका आयोनाइजेशन सबसे अधिक होगा, उसके सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या भी सबसे अधिक होगी, और उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। हमको ये सिद्ध करना है कि ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसके बाद ट्राईक्लोरो, उसके बाद एसिटिक एसिड। और इस स्थिति में जब मैं ये सिद्ध कर लूंगा तो ये हो जाएगा कि जब ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड को डिसॉल्व करोगे तो इसका आयोनाइजेशन सबसे अधिक होगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, और उस स्थिति में इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। अब देखिए ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया एसिटिक एसिड CCl3 डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, ये हो जाएगा ट्राईफ्लोरो, ये हो गया CF3 डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया एसिटिक एसिड, इसको इस तरह से जो होगा ये इंडिकेट कर दे रहे हैं बॉन्ड से। इससे एक फायदा ये होगा, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन निगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होगी, ये स्थिति होगा। अब ये कहते हैं सारे एसिड है तो जल में डालोगे तो सब आयोनाइज होंगे। अब यहाँ एक चीज ये होता है कि अंतर क्या है कि एसिटिक एसिड में यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा है, ट्राईक्लोरो में ये जुड़ा है क्या, CCl3, और ट्राईफ्लोरो में CF3। बाकी इनमें कहीं कोई अंतर नहीं है। एक टर्म यूज होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इन कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इस तरह के इफेक्ट को नाम देते हो क्या, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ सबसे अधिक खींचेगा, जितना अधिक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप के तरफ शिफ्ट करेगा उतना आसानी से क्या होंगे, H+ का क्या होगा, ये आयोनाइजेशन हो जाएगा, या उतना आसानी से ये क्या करेंगे, ये H+ देंगे। तो ये कह सकते हो कि एक टर्म होता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये होता है कि जिसका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो स्ट्रॉन्गर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है वो hamaरा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये होता है आपका सीक्वेंस ऑफ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। फ्लोरीन हमारा क्या होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, देन क्या होगा क्लोरीन, देन क्या होगा हाइड्रोजन। तो CF3 ये सबसे स्ट्रॉन्गर, इसके बाद होगा CCl3, और इसके बाद हो जाएगा क्या, CH3। इसलिए ये हो जाते हैं क्या, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो जाएंगे क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सो इट आयोनाइजेज
into large extent followed by trichloroacetic acid, then acetic acid। इसीलिए इसी सीक्वेंस में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, उसके बाद किसका होगा, ट्राइक्लोरो का, और उसके बाद हो जाएगा किसका, ट्राई एसिटिक एसिड का। यह होगा क्वेश्चन नंबर 2.31। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.32। ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.32। क्वेश्चन नंबर 2.32 ये कहता है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Calculate the depression of freezing point. Calculate the depression of freezing point of water when 10 gram of ये है CH3, CH2, CHCl, COOH, अल्फा क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड is added to 250 gram of water। Ka का मान दे रहा है 1.4 इंटू 10⁻³ और Kf का मान दे रहा है 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स। ये दे रहा है के किलोग्राम मोल इनवर्स। ये कहता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट काउंट करना है। किसका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम, ये कंपाउंड का नाम है अल्फा क्लोरोब्यूटानोइक एसिड, ये 250 ग्राम जल में डिसॉल्व है। देखिए चूंकि ये एसिड है तो इसका मतलब है कि ये आयोनाइज होगा, और जब ये आयोनाइज होंगे तो नॉर्मली क्या होगा कि ये जितना आयोनाइज होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो सीधा ये होता है, ये देखो इसको डेल TF, ये क्या हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये होगा I। चूंकि ये डिसोसिएट करेगा इसलिए इसमें भांट ऑफ फैक्टर या करेक्शन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, KF इंटू M। देखिए KF का मान दिया हुआ है, अब हमको चाहिए I और M। तो सबसे पहले ये करते हैं, देखो मोलालिटी निकालते हैं। ठीक, मोलालिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट का मास है कितना, 10। मॉलिक्यूलर वेट पहले देखो यहां कैलकुलेट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन CH3 हो गया 12 और 3 15 प्लस 12 और 2 14 प्लस 35.5 और 1 36.5 2 48 48.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 16 गुने 2 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाना है 122.5 ग्राम पर मोल। ये हो गया 122.5 इंटू, देखिए ये हो गया 1000 और मोलारी वेट सॉल्यूट कितना हो गया 250।
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसकी मोलारिटी आ जाएगी 0.3264 m। देखिए अब हमने दो चीज प्राप्त कर लिया, अब हमको I का मान प्राप्त करना है। अब देखिए I के मान के लिए हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है कि हम I जो होगा ये किस तरह से प्राप्त करें। अगर मान लीजिए डेल TF का मान होता तो हम क्या करते, फिर इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट याद कर लेते और दोनों को डिवाइड कर देते, I का मान प्राप्त हो जाता। लेकिन अब एक होता है टर्म जिसको नाम देते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं कि कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो वीक बेस हो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होते हैं 100% आयोनाइज नहीं होते या इनका आयोनाइजेशन कम होता है, तो ये आसानी से क्या करेंगे, ये आसानी से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और जब ये इक्विलिब्रियम में आते हैं तो इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल कर देते हैं। तो ठीक ये भी हमारा क्या होता है, वीक एसिड है, इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर एप्लीकेबल करते हैं तो ये जैसे मान लो ये होता है क्या 1, मान लीजिए अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ तो ये हो गया 0। मान लो इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो ये होगा अल्फा और ये होगा अल्फा। लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल कर देते हैं। अगर मान लो कंसंट्रेशन इसका C हो, ठीक, तो ये हो गया C1 माइनस अल्फा, ये हो जाएंगे C अल्फा और ये भी हो जाएगा क्या C अल्फा। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल कर देते हैं तो Ka बराबर हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, C कट जाएगा, ये होगा K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब देखिए एक चीज यहाँ ये भी होता है कि चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन काफ़ी कम होता है, तो अल्फा का मान 1 की तुलना में काफ़ी कम होगा, इसलिए हम लोग अल्फा को नगण्य मान लेते हैं। और इस स्थिति में ये हो जाएगा Ka बराबर होगा C अल्फा स्क्वायर और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा Ka बाई C अंडर रूट, Ka बाई C अंडर रूट। अब देखो अब हम अल्फा का मान निकाल लेंगे। Ka का मान देखो दिया हुआ है कितना 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अभी हमने कंसंट्रेशन कितना निकाला है 0.3264। इसको अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा का मान आ जाएगा, ये होगा 0.065, अल्फा का मान आ जाएगा। ये जानते हैं भांटो फैक्टर I बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बटा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1, ये होगा I बराबर होगा 1 प्लस अल्फा बाई 1 और I बराबर होगा 1 प्लस अल्फा हो गया 0.065, ये होगा 1.065, ये हो जाएंगे क्या आपका I का मान। अब देखो सारे वैल्यू रखो, डेल TF बराबर I हो गया कितना 1.065, KF का मान कितना दिया है 1.86 और M आ गया आपका 0.3264 और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.65 डिग्री। इतना यही हो जाएगा हमारा क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 2.32। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.33। क्वेश्चन नंबर 2.33। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.33, ये कहते हैं
क्वेश्चन नंबर 2.33, यह 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड is dissolved in 500 gram of water. 500 gram of water. The depression in the freezing point of water. The depression in freezing point of water. The depression in freezing point of water was observed in 1 degree. Calculate the Van't factor. Calculate the Van't factor and calculate the Van't factor and dissociation constant of मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड। ये कहता है कि 1.5 ग्राम मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड को 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं और डिप्रेशन होता है कितना, 1 डिग्री सी का। आपको बताना है क्या कि भांट ऑफ फैक्टर क्या होगा और मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड जो होंगे इनका क्या कह सकते हो, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये जो मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड है इसका हम मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर लेते हैं और दूसरा इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग को एटॉमिक वेट ज्ञात है। दोनों को डिवाइड कर दोगे क्या होगा, भांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा और भांट ऑफ फैक्टर के सहायता से हम फिर जो होगा इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान निकाल लेंगे। अब देखो ये हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है क्या, ऑब्जर्व्ड। ये बराबर होता है डेल टी, ये हो जाएगा डेल टी एफ, नहीं ये हो जाएगा के एफ। यहाँ एक चीज और ले लो, के एफ ऑफ वाटर 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स, के एफ इंटू ए इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू बी यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सारे मान रखो, के एफ का मान हो गया 1.86, ए हो गया कितना 19.5 इंटू 1000, डेल टी एफ का मान हो गया कितना, डेल टी एफ का मान हो गया 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 500। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये आएगा आपका 72.54 ग्राम पर मोल। अब देखिए अब दूसरा निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड। अब देखो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया 1 × 2, फ्लोरीन का होता है 19, फिर हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 गुने 2, हाइड्रोजन का हो गया 1। अब ये हो जाएगा, इसको सबको सॉल्व करो, ये होगा 78 ग्राम पर मोल। अब देखिए I बराबर क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड। मॉलिक्यूलर वेट देखो कैलकुलेटेड हो गया कितना 78, ऑब्जर्व्ड हो गया 72.54
ये सॉल्व करोगे तो ये होगा 1.053, ये हो गया I का मान। अब ये भी हम लोग देखे थे, याद करो, फॉर डिसोसिएशन ये था अल्फा बराबर I माइनस 1 n माइनस 1, I माइनस 1 n माइनस 1। अब देखिए अल्फा का मान निकालो, I हो गया कितना 1.0753 माइनस 1। अब ये आयोनाइज होगा तो ये दो भाग में आयोनाइज होगा, ये देगा CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस, तो N का मान 2 हो जाएगा और इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 0.0753। अभी हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये है Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। तो Ka बराबर हो गया C हो गया क्या, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन निकाल लो, पहले मोलालिटी में निकाल लेते हैं 19.5 बटा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 78 गुना 1000/500, ये होगा कंसंट्रेशन। अल्फा का मान हो गया 0.0753 का, ये हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये होगा 0.5 इंटू 0.0753 का होल स्क्वायर और Ka बराबर हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा क्या Ka का मान। तो इस तरह से हम लोग Ka का मान निकाल लेंगे, अल्फा का मान निकाल लेंगे और भांटो फैक्टर का मान निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं 2.33 तक देखेंगे। नेक्स्ट जो इसका चौथा पार्ट होगा इसमें पूरा ये जो होंगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।